हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जंतर मंतर पर बहुत ही शानदार नौजवानों का हाल फिलहाल के दिनों में एक कहें कि आक्रोश से भरा हुआ आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन के क्या परिणाम रहे, कितना सार्थक रहा, क्या इसमें हमने खोया और क्या इसमें हमने पाया, क्या ये आंदोलन वेस्टेड अपॉर्चुनिटी, वेस्टेड चांस तो नहीं बना? ये आंदोलन ने क्या जो इसका आउटकम होना चाहिए था उस आउटकम को अचीव किया कि नहीं किया? आज इन्हीं सब विषयों पे मैं आपसे बात करने आया। दोस्तों, आज का यदि आप एपिसोड देखेंगे और आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, खास तौर पे विशुद्ध साइंटिफिक तौर वाली जो पॉलिटिक्स है, ये नहीं नाम नेम टेकिंग और ये इस पे छिया लेदर, इस पे लांछन लगाना, वो वाला नहीं, परंतु यदि आप पॉलिटिकल थ्योरीज में बिलीव करते हैं, यदि आप उन लेंसेस और टूल्स को जानना चाहते हैं जिसके माध्यम से विश्व भर के पॉलिटिकल साइंटिस्ट किसी भी आप गणतंत्र को या डेमोक्रेसी को नापते हैं, कैसे वो कितना सफल है, इसको भापते हैं, तो आज का एपिसोड आप आखिरी तक अवश्य देखना। इस एपिसोड को आगे आरंभ करने के पूर्व मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विश्व भर में 4 बड़ी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डेमोक्रेसी, किसी भी कंट्री के डेमोक्रेसी को रैंक करती है, रैंकिंग देती है। इसमें जो सबसे फेमस है वो है वीडैम रैंकिंग, वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी। वीडैम रैंकिंग जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथनबर्ग जो है 2017 से ये रैंकिंग बना रहा है। गॉथनबर्ग स्वीडन में यूनिवर्सिटी है, स्वीडन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है गॉथनबर्ग, और गॉथनबर्ग यूनिवर्सिटी जो है वो वीडैम रैंकिंग देती है। दोस्तों, वीडैम रैंकिंग में भारत का रैंक 2025 में 105वें नंबर पे हम रहे। उसके पहले के साल में हम 100वें नंबर पे थे, 5 पायदान और नीचे खिसक गए और 105वें पायदान पे हम लोग पहुंच गए। उसके बाद में जो दूसरी बड़ी संस्थान है, और वीडैम ने ये कहा है कि भैया हमारी जो डेमोक्रेसी है, मतलब ये हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं है। उसके बाद जो सेकंड सबसे ज्यादा जाने माना डेमोक्रेसी की रैंकिंग जो दी जाती है वो दी जाती है EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी रैंकिंग। इस रैंकिंग में भारत का नंबर है 47, 167 कंट्रीज में भारत 47 रैंक पे है। और EIU ने हमको फ्लॉड डेमोक्रेसी, भारत के डेमोक्रेसी को फ्लॉड, ठीक है, जिसमें कमी है, फ्लॉड डेमोक्रेसी का जो है वो ताज पहना है। उस सूची में है हम फ्लॉड डेमोक्रेसी के, ना कि डेमोक्रेसी के। तीसरे नंबर पे जो रैंकिंग देने वाली संस्थान है जिसको विश्व भर के पॉलिटिकल साइंटिस्ट ट्रैक करते हैं वो है फ्रीडम हाउस। फ्रीडम हाउस ने कहा है कि इंडिया इज पार्टली फ्री डेमोक्रेसी, फुल्ली फ्री नहीं है, पार्टली फ्री है, यानी अर्ध अर्ध रूप से जो है वो है, आधा है, पूरी तरीके से नहीं है। और फ्रीडम हाउस की रैंकिंग में भारत को 62 रैंक मिला है। उसके बाद जो चौथा है वो है वर्ल्ड बैंक गवर्नेंस रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक गवर्नेंस रिपोर्ट में 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे किसी भी डेमोक्रेसी की शक्ति को नापा जाता है। इसमें से 2 जो क्राइटेरिया, उसमें हमको थर्ड डिवीजन में नहीं, हम फेल हो गए हैं, 33% से नीचे, 33 मार्क्स से नीचे है 100 में से। कौन से हैं ये है एब्सेंस ऑफ वायलेंस, यानी वायलेंस बहुत ज्यादा है यहाँ राज्य के द्वारा, शासन के द्वारा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस के क्राइटेरिया में भारत को 21 नंबर मिला है 100 में से। और जो दूसरा है वो है कंट्रोल ऑफ करप्शन, जो हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी सरकार बहुत ईमानदार सरकार है। वर्ल्ड बैंक के गवर्नेंस इंडेक्स में इंडिया को कंट्रोल ऑफ करप्शन में 41 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100। तो ये दोनों क्राइटेरिया में बहुत बुरी तरीके से भारत पिटा है। उसके अलावा जो 3 क्राइटेरिया हैं
गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस 68 मार्क्स है, रेगुलेटरी क्वालिटी 47 मार्क्स है, रूल ऑफ लॉ 56 मार्क्स है। दोस्तों मैंने ये बातें आपको क्यों बताई? पहले बताने का अर्थ ये था, बताने का कारण ये था कि आपको पता होना चाहिए कि प्रजातंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है, ये कोई थ्योरेटिकल सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका मेजरमेंट भी होता है, क्वांटिफाई भी इसको किया जाता है। और विश्व भर के कई संस्थान हैं जो किसी भी राष्ट्र में प्रजातंत्र कितना सशक्त है, कितना सुचारू है, इसको नापते हैं। और इसके लिए बकायदा उन्होंने क्राइटेरियाज बनाए हैं, टूल्स बनाए हैं, लेंसेस बनाए हैं, जिसके बेसिस पे नापा जाता है या आंका जाता है उस राष्ट्र के प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को। अब दोस्तों आते हैं अपने मूल जो विषय है उस पे, कि जो ये जंतर मंतर पे नौजवानों का इतना बड़ा विशाल आंदोलन हुआ जो पूरे भारत में फैल गया, अलग अलग शहरों में, इसका फायदा क्या हुआ? दोस्तों डेमोक्रेसी के अंदर में दो कॉन्सेप्ट जो हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये बात कोई आपको नहीं बताएगा, दो कॉन्सेप्ट जो हैं उसके ऊपर में जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो विभाजित हो गए। जैसे हिंदू धर्म जो है वो शैव और वैष्णव यानी शिव भगवान के उपासक और विष्णु भगवान के उपासक, इनमें विभाजित हो गया था, वैसे ही आज की डेट में डेमोक्रेसी कितनी सशक्त है, कितना उसमें दम है, इसको नापने के लिए पॉलिटिकल साइंटिस्ट दो खेमों में बंट गए। कौन से है दो खेमे? एक है प्रक्रिया, दूसरा है परिणाम। प्रक्रिया यानी प्रोसीजर, परिणाम यानी आउटकम। अब आप बोलोगे कि मैं ये प्रक्रिया और परिणाम या प्रोसीजर और आउटकम की थ्योरी को आज क्यों आपके सामने लेके आ रहा हूं? दोस्तों ऐसा है कि भारत का जो प्रजातंत्र है उसमें प्रक्रियाओं के ऊपर में काफी लोगों ने सवाल उठाए हैं। हमने देखा टाइम टू टाइम ईवीएम का मुद्दा सामने आया है। जब प्रक्रिया की बात करें तो इसका अर्थ है कि इस देश में सत्ता का हस्तांतरण कितने सुचारू रूप से हो रहा है और सत्ता को जो है कितने निष्पक्ष रूप से पाया जा रहा है, कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। क्या ये इलेक्शन बाकी में कॉम्पिटिटिव है कि ये इलेक्शन को जो है ये तमाम तरीके की छल कपट करके जो है वन साइडेड बनाया जा रहा है? ये सारी चीजें प्रक्रिया में आती है, प्रोसीजर में। तो भारत की डेमोक्रेसी के प्रोसीजर पे ये मैंने जितने भी संस्थान आपको बताए, इन सभी ने और बहुत बड़े बड़े लेखक, चिंतक, विचारक और मीडिया ने कई बार सवाल उठाए हैं कि क्या भारत में प्रोसीजरल बेसिस पे डेमोक्रेसी राइट डायरेक्शन में जा रही है। जब प्रोसीजरल या प्रक्रिया के बेसिस की बात करें तो इसका अर्थ है कि क्या मीडिया यहाँ पे स्वतंत्र है, क्या इलेक्शन यहाँ पे सुचारू रूप से हो रहे हैं, फ्री एंड फेयर हो रहे हैं, क्या जुडिशरी को अधिकार है कि वो निष्पक्ष होके इन सारी चीजों की जांच कर पा रहा है, जुडिशरी कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, और क्या इस देश की सत्ता जो है वो अकाउंटेबल है कि नहीं है, ट्रांसपेरेंसी अपने गवर्नेंस में वो अपनाती है कि नहीं अपनाती है। ये सारी चीजें प्रोसीजरल इसमें आती हैं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट बहुत सारे प्रोसीजरल इस पे देखते हैं। तो प्रोसीजर के बेसिस पे भारत के प्रजातंत्र पे टाइम टू टाइम सवाल उठाए गए। कभी कहा गया कि ईवीएम के माध्यम से इलेक्शन जीता जा रहा है, कभी कहा गया कि भैया ये जो है ये अब एसआईआर करा रहे हैं, एसआईआर में विपक्षी पार्टियों के जो मतदाता उनके नाम काटे जा रहे हैं, तो अब परिसीमन का मामला आ गया है। तो टाइम टू टाइम प्रोसीजरल बेसिस पे बहुत सारे लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाए हैं और सरकार भी इस चीज को जानती है और सरकार टाइम टू टाइम इस चीज के ऊपर में अपनी सफाई देती आई है। ठीक है, तो प्रोसीजर के बेसिस पे भारत बहुत पहले से शक के कटघरे में था। ये सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो डेमोक्रेसी की सशक्तता को, कॉम्पिटिटिवनेस को नापते हैं, उनकी नजरों कहां भारत का स्कोर अच्छा हो रहा था या कहां भारत जो है वो ये बोल रहा था कि देखिए हम यहां डेमोक्रेसी में अच्छा कर रहे हैं, वो प्रोसीजर नहीं बल्कि आउटकम बेस्ड गवर्नेंस, यानी परिणाम, नतीजे जो हैं
वो हम बहुत अच्छे दे रहे हैं। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई भाई, कैसे परिणाम नतीजे अच्छे दे रहे हैं? दोस्तों, इस सरकार ने ये क्लेम किया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया है 2014 से लेकर 2023 के बीच में। अब ये भी बहस का मुद्दा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के जो आयाम है वो कितने सशक्त हैं, ये इस पे एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है। पहले मैंने इस पे अलग अलग चैनल्स पे बहुत सारी बातें कही हैं, कभी अपने चैनल पे भी मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। इसी तरीके से ये कहा गया कि 9 करोड़ से 10 करोड़ महिलाओं को एलपीजी का कनेक्शन मिला है, ठीक है, तो बोला ये हमने डायरेक्ट बेनिफिट दिया है। इसी तरीके से पेंशन विधवाओं को जो है वो दी गई है, बूढ़े लोगों को पेंशन दिया गया है, 3.5 घरों में नल के द्वारा जो है पानी दिया गया है, और 12 करोड़ शौचालय टॉयलेट जो है वो भारत में बनाए गए हैं। ये सारे क्लेम जो है ये भारत सरकार ने किए, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उनके क्लेम को दोहरा रहा हूं। तो आउटकम बेस्ड यानी परिणाम बेस्ड जो है उस डेमोक्रेसी के मापदंड पे भारत की सरकार वाहवाही लूटती आई थी। अब आप बोलोगे कि भाई मैं आज ये क्यों बात कर रहा हूं, आज इस बात का क्या पर्याय है? दोस्तों, आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो जंतर मंतर पे इतना बड़ा संघर्ष हुआ, ये संघर्ष दिखाता है कि परिणाम बेस्ड आउटकम बेस्ड गवर्नेंस की जो बात भारत सरकार कर रही है वो कितनी खोखली है। इस देश की सरकार पैन इंडिया लेवल पे मेडिकल एग्जाम्स या दूसरे एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करा पा रही है, तो ये गवर्नेंस का फेल्ड मॉडल है। जब आउटकम, आप नौजवान किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और आपका आउटकम जब उनको फेलियर बनाता है, जब इन नौजवानों को जो है वो निराशा और हताशा की तरफ धकेलता है, तो आप कैसे ये बोल सकते हैं कि हम आउटकम बेस्ड गवर्नेंस पे या परिणाम बेस्ड जो गवर्नेंस कहा जाए उस पे हम बाकी अन्य राष्ट्रों से बहुत आगे हैं। तो ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन ने भारत सरकार का जो अभी तक मेन, आप ये कह लीजिए कि अपने डेमोक्रेसी को एक सफल डेमोक्रेसी बताने में जो सबसे बड़ा कारक बता रहा था, वो कारक को कहीं ना कहीं पूरे विश्व के सामने उजागर किया कि कितना फेल है, कितना खोखला है, कितना हॉलो है। और ये आने के बाद से अब लोग सवाल पूछने लग गए कि क्या आपने जो बाकी आउटकम बेस्ड, रिजल्ट बेस्ड, परिणाम बेस्ड जो आंकड़े दिए हैं वो वाकई में सही है कि आपने ऐसी कुछ बोल दिया है। आपने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा 40 लाख करोड़ लोन दिए गए। 40 लाख करोड़। दोस्तों, पिछले साल भारत सरकार का बजट लगभग इतना था, ठीक है, इतना ये बोल रहे हैं कि इन्होंने पिछले 10 साल में लोन दे दिया है। इन्होंने कहा 57 करोड़ जो है हमने जो मुद्रा योजना के अकाउंट्स बनाए, जिसमें औसतन 70,000 रुपए हर अकाउंट में गए, तो मिला के जो है लगभग 40 लाख करोड़ के आसपास में हमने पैसे बांटे। तो यदि इतने पैसे बांटे हैं तो इसका परिणाम क्या हुआ? भैया, आपने इतने पैसे बांटे, यदि एक आदमी ने खुद नौकरी किया और एक और को नौकरी दिया ये योजना लेने के बाद, तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो जाना चाहिए। पर देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सुरसा की मुंह की तरह जो है फैला चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, इसकी भूख ही नहीं कम हो रही है। तो अब इस आंदोलन ने इस विश्व के सामने उजागर किया कि ना सिर्फ भारत में प्रोसीजरल यानी प्रक्रिया बेस्ड गणतंत्र के ऊपर में सवाल उठाना चाहिए, बल्कि परिणाम बेस्ड जो है उस पे भी सवाल उठाना चाहिए, आउटकम बेस्ड पे। अब दोस्तों, जैसे फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होता है करंट का, इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट, ऐसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने भी जो है वो मॉडल बनाया है, ठीक है, डेमोक्रेसी को नापने का। इनपुट लेजिटिमेसी बोला जाता है कि क्या आपने फेयर प्रोसेस के माध्यम से पावर जो है वो अक्वायर किया है क्या।
इस इनपुट लेजिटिमेसी में मैं आपको सामने इस बात को लाना चाहता हूं कि 240 सीट जब आई भाजपा की, तो किसी भी तरीके से संसदीय दल बैठक नहीं हुई और घोषित कर दिया गया कि नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो इनपुट लेजिटिमेसी जो है इस पे कई सवाल हैं। उसके बाद में जिस तरीके से ये राजनीतिक पार्टियों को तोड़ रहे हैं, कभी आम अपना ये आम आदमी पार्टी, भाई पंजाब में एक भी एमएलए नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, और वहां के सातों राज्यसभा के मेंबर को आप बोल रहे हो कि भाई ये हमारी पार्टी में आ गए। राज्यसभा जो है उसके मेंबर विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य आते हैं, विधानसभा विधान परिषद इनके द्वारा होता है। तो ये जब है ही नहीं वहां पे एक भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का मेंबर, तो ये राज्यसभा के सातों लोग जो है ये कैसे कहा जा सकता है कि बीजेपी के मेंबर्स बन गए। अभी हालांकि वो इस चीज को नकार रहे हैं, पर कहने का अर्थ है कि इस तरीके से पार्टियों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। तो ये जो इनपुट लेजिटिमेसी है इस पे सवाल उठता है। फिर सेकंड स्टेज आता है थ्रूपुट लेजिटिमेसी। थ्रूपुट लेजिटिमेसी ये बात करती है कि क्या सत्ता प्राप्त करने के बाद में जो सरकार है वो पारदर्शी है कि नहीं है, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, अकाउंटेबल है कि नहीं है। और इस जंतर मंतर के आंदोलन ने इसको प्रूफ कर दिया कि कितनी अकाउंटेबल है, कितनी ट्रांसपेरेंट है। बैलेट गन से बच्चों के ऊपर में गोलियां चलाई गई और अभी तक नहीं समझ में आया कि किसने चलवाया है, और जिसने चलवाया है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होने वाली है। और ये जो अभी तक पेपर लीक हुए हैं इस पे पुराने जितने भी लोग हैं उन पे क्या कार्रवाई हुई है, कितनों को सजा हुई है। तो लेजिटिमेसी, थ्रूपुट लेजिटिमेसी जो है वो बात करता है ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी की। अगर ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सरकार रहती तो कभी भी ये आंदोलन आरंभ ही नहीं होता, आंदोलन आरंभ नहीं होता। उसके बाद में बात आती है आउटपुट लेजिटिमेसी की, यानी कि क्या जनता के राइट्स जो हैं वो सरकार उसको मेंटेन कर पा रही है। दोस्तों, यदि जनता के राइट्स मेंटेन करती तो कभी भी रैपिड एक्शन फोर्स जो है उसको बुला के 15 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चों को, जिनका अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो आंदोलन करे, उसका कभी भी दमन, दोहन, शोषण नहीं होता। तो आउटपुट लेजिटिमेसी जो है उस पे भी कहीं ना कहीं ये सरकार कटघरे में आती है। तो ये देखिए, अगर एक लाइन में बोला जाए तो आप सभी बोलेंगे कि हाँ भाई ये बहुत ही निरंकुश सरकार है, निरंकुशता अपनी चरम सीमा पे है, ठीक है। परंतु पॉलिटिकल साइंटिस्ट कैसे मेजर करते हैं, कैसे देखते हैं, उनका लेंस क्या है, मैं आपको वो समझाना चाहता हूं। आप भी जो है इस तरीके से देश के गणतंत्र को, देश के प्रजातंत्र को आप नापें और देखें। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको वो सारे क्राइटेरिया पता होने चाहिए जिसके बेसिस पे पॉलिटिकल साइंटिस्ट नापते हैं कि कैसे किस देश की डेमोक्रेसी स्ट्रांग है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या ये आंदोलन जो है वो सफल रहा। मेरे से पर्सनल यदि आप पूछो तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आंदोलन पार्शियल सक्सेसफुल रहा। मैं पार्शियल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो इस आंदोलन के सक्सेस को नहीं नापता है। व्यवस्था को चेंज करने की बात कही गई थी, तो जिस व्यवस्था ने बच्चों पे गोलियां चलाई वो व्यवस्था तो चेंज हुई नहीं। कौन जिम्मेदार था वो अभी तक किसी ने उसके ऊपर में प्रश्न नहीं उठाया है। प्रश्न इन द सेंस उसको कटघरे में नहीं डाला है, उसको इस्तीफा देने के लिए जो है वो विवश नहीं किया है। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रिपल आईटी, आईआईटी और एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ट्रिपल आईटी, ये तीन अलग अलग टाइप के इंजीनियरिंग संस्थान हैं जो प्रीमियर संस्थान कहे जाते हैं। इसीलिए मैं इनका एग्जांपल दे रहा हूं। मैं दूसरे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की बात ही नहीं कर रहा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, उनको छोड़ दीजिए। पर ये जो तीन प्रीमियर जो संस्थान है इसके अंतर्गत करीबन 70 से 75 कॉलेजेस पूरे भारतवर्ष में रन किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। दोस्तों, आपको जान के ताज्जुब होगा कि 30% पोस्ट डायरेक्टर्स की वेकेंट है।
जो टॉप रहता है, जो नजर रखता है इन सारे संस्थान में कि सुचारू रूप से चल रहे कि नहीं चल रहे, डायरेक्टर्स की पोस्ट बताई जा रही है कि 25 से 30% वेकेंट है, और जो प्रोफेसर, जो पढ़ाने वाले लोग हैं, वो लगभग 1/3 नहीं है, 35% जो है वो सीट्स वेकेंट है। तो ये हाल है प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स का। मेरे जो स्रोत हैं एजुकेशन में जिन्होंने मुझे ये बातें बताई, उन्होंने कहा कि जब ट्रिपल आईटी, आईआईटी और एनआईटी इनका ये हाल है, तो बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का क्या हाल होगा, आप इसका अंदेशा लगा सकते हैं। तो जो भारत सरकार अभी तक वाहवाही लूट रही थी आउटकम बेस्ड, कह लीजिए कि डेमोक्रेसी के ऊपर में, कि हम जो है, हमको आप प्रोसीजरल बेसिस पे भले कितने भी कटघरे में डाल दो, बट आउटकम की जब बात आती है तो हम बड़े ही सफल लोग हैं, तो वो भी अभी कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में आ गया है। दोस्तों, चाइना भी बात करता है कि हमने अपने देश के लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, हमने अपने देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया है। तो क्या चाइना को हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं, है? और क्या हम तुर्की को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? तुर्की वो राष्ट्र है, या रशिया को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? क्या सिर्फ चुनाव हो जाना ही डेमोक्रेसी बताता है? तो प्रोसीजर और आउटकम, ये दो खेमे बन गए हैं दोस्तों, लिबरल डेमोक्रेसी और सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। ये भी दो कॉन्सेप्ट हैं जिसके बेसिस पे प्रजातंत्र को पॉलिटिकल साइंटिस्ट नापते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जब मैं लिबरल डेमोक्रेसी की बात करता हूं, तो ये बताता है कि उस राष्ट्र के अंदर में प्रेस कितना फ्री है, उस राष्ट्र के अंदर में जुडिशरी कितनी अकाउंटेबल है, और क्या वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के ऊपर में अपनी नजर बना के रख पा रही है, क्या एक बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, उस देश के अंदर में अल्पसंख्यक प्रोटेक्टेड है कि नहीं प्रोटेक्टेड है, ये लिबरल डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा आयाम है। रूल ऑफ लॉ, क्या रूल जो है, जो सत्ता जो है वो लॉ के हिसाब से, आपके संविधान के हिसाब से कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सारी बात लिबरल डेमोक्रेसी में आती है, जिसके बेसिस पे फरीद जकारिया जैसे पत्रकार कह लीजिए या पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह लीजिए, आपको पता होगा न्यूज वीक करके अमेरिका से निकलने वाला मैगजीन है, ये पहले उसके एडिटर इन चीफ हुआ करते थे, अभी सीएनएन पे आते हैं। फरीद जकारिया ने भारत को इलिबरल डेमोक्रेसी कहा था, क्योंकि ये सारे आयामों पे जो है वो भारत कहीं ना कहीं विफल हो रहा था, पर डेमोक्रेसी था क्योंकि यहाँ चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के माध्यम से सरकार चुनी जा रही है। तो एक नया टर्म कॉइन हुआ इलिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी के अलावा। सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी जो है वो तुर्की जैसा राष्ट्र, रशिया जैसा राष्ट्र जो है वो सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी की बात करता है, जहां वो ये कहता है कि हमारे यहाँ इलेक्शन होता है और इलेक्शन के माध्यम से जो है वो राष्ट्र का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री निर्धारित होता है। परंतु दोस्तों, हाल यह है कि तुर्की में अपोजिशन, इस्तांबुल के जो मेयर थे उनको जेल में डाल दिया गया, रशिया में जो मेन अपोजिशन लीडर थे उनको पॉइजन देके मार दिया गया। तो क्या ये डेमोक्रेसी कहलाई जाएगी? क्या ये राष्ट्रों को आप डेमोक्रेसी मानोगे? पूरा पश्चिम पाश्चात्य जगत का मीडिया भरा पड़ा हुआ है कि रशिया में किस तरीके से अपोजिशन लीडर को पॉइजन दिया गया, किस तरीके से वहां पे डेमोक्रेसी का जो है माहौल उड़ाया गया, किस तरीके से तुर्की के अंदर में जो है वहां पे राष्ट्रपति जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं कि इर्दोगन जो है, तय्यिप इर्दोगन 2005 से राष्ट्रपति, 20 साल हो गए, परंतु वो अपना झंडा जो है गाड़ के खड़े हैं, क्योंकि ऑपोजिशन के लीडर्स कोई टिक नहीं पाता उनके साथ, किसी को टिकने ही नहीं देते। तो क्या हम इनको एक डेमोक्रेटिक कंट्री मान सकते हैं? तो दोस्तों, ये सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी के अंदर में ये सारे लीडर बोलते हैं कि आप प्रोसीजर्स पे ध्यान ना दीजिए, आप, क्योंकि हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, इलेक्शन करा रहे हैं, आप आउटकम पे ध्यान दीजिए। हमारे देश में खुशहाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कितना बढ़िया है, एयरपोर्ट कितने सारे हैं, देखिए कितने नए नए रास्ते बन रहे हैं, देखिए कितने बांध और पुल बन रहे हैं। कुछ कुछ इंडिया जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सुना सुना सा लग रहा होगा आपको। तो क्या हमारी डेमोक्रेसी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी से, क्या हम लोग जो है, आप कह लीजिए कि आउटकम बेस्ड डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं?
क्या हम लिबरल डेमोक्रेसी से सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं? कि आप ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी है ही नहीं? दोस्तों, मेरा ये मानना है, यदि आप मेरा पर्सनल व्यू पूछें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट इस्तीफे होने अभी बाकी हैं और व्यवस्था में जो चेंज लानी चाहिए थी वो व्यवस्था में चेंज आई नहीं है। सिर्फ लोगों को इस्तीफा दिला देना ही जो है वो हमारी मंजिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नौजवानों ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने, सोनम वांगचुक, अभिजीत, इन लोगों ने, सौरभ दास, ये जो एक पूरा एक समूह था नौजवानों का जिनके अधीन ये मूवमेंट चला, इन्होंने एक स्टेज तक लाके इस मूवमेंट को छोड़ दिया है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। ये इनकी बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, इनको पूरा क्रेडिट जाना चाहिए और अपोजिशन पार्टी को भी क्रेडिट जाना चाहिए, उन्होंने भरपूर साथ निभाया। परंतु अब यहां से अपोजिशन का मेन जो है वो काम शुरू होता है। कांग्रेस, समाजवादी, आम आदमी, तृणमूल, जितनी भी पार्टियां जो हैं जो इस सरकार के खिलाफ में हैं, क्या वो व्यवस्था में चेंज लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए इस सरकार को आमादा या विवश कर पाएंगी? क्या वो इस सरकार को विवश कर पाएगी कि किसके कहने पे पैलेट गन चलाए गए थे उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो, उसका इस्तीफा हो? क्या उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी जो पूरी तरीके से आप कह लीजिए कि इस पूरे फ्लॉड सिस्टम का बेनिफिशियरी रहा है? जी हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं। क्या उनके ऊपर में अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित होगी? क्योंकि उनके नाक के नीचे सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के ऊपर में अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो क्या ये सुनिश्चित कर पाएगा इस देश का विपक्ष कि प्रधानमंत्री जो है वो अपनी विफलता के ऊपर में जिम्मेदारी लेते हुए सही डिसीजन उठाए? दोस्तों, 27 मिनट का वीडियो हो गया है। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग 10 से 15 मिनट से ज्यादा वीडियो देखना पसंद नहीं करते। एवरेज मेरा व्यूइंग टाइम इतना ही है, 1000, 1500, 2000 लोग देखते हैं, उससे ज्यादा की मेरी औकात नहीं है, व्यूअरशिप नहीं है। बढ़ेगी इसी सपने में कि कभी तो बढ़ेगी, इसी आस को लगाए रखे हुए मोटिवेट होके हम इस चैनल को रन कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग इसमें मदद करेंगे, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएंगे और इस चैनल को अपने मित्रों के साथ साझा करेंगे। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय।